नमस्कार दोस्तों, माँ गायत्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मापन का अध्ययन करने वाले हैं। मापन गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मापन को शुरू करें उसके पहले हम आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दें कि मापन का मतलब क्या होता है, मापन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, हम दैनिक जीवन में प्रत्येक समय मापन का उपयोग कर रहे होते हैं। कैसे हम मापन का उपयोग करते हैं, इसको हम कुछ आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग कहीं पर जा रहे हैं। मान लीजिए आपको अपने शहर से किसी दूसरे शहर जाना है। तो जब आपको अपने शहर से दूसरे शहर की ओर जाना है, तो जाने के पहले सबसे पहले आप लोग चेक करते हो कि आपके शहर से उस शहर की दूरी कितनी है। आप चेक करते हो कि वो दूसरा शहर कितने किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप कर रहे हो दूरी का मापन। यहाँ पर आप किसका कर रहे हो यूज, यहाँ पर आप दूरी के मापन का उपयोग कर रहे हो। ठीक है ना। तो दूरी का मापन हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। इसी प्रकार से जब आप लोग बाजार में जाते हो कोई सामान खरीदने, तो आप दुकानदार से जब कोई सामान मांगते हो तो उसकी मात्रा बताते हो। आप उससे कहते हो कि 1 किलोग्राम दे दो या 2 किलोग्राम दे दो। ठीक है ना। तो इस तरीके से जब आप उस सामान की मात्रा बताते हो, तो यहाँ पर किस मापन का उपयोग हो रहा है, यहाँ पर उपयोग हो रहा है भार का मापन। कौन सा मापन? भार का मापन। ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि हमें कोई तरल पदार्थ लेना है, मान लीजिए कि हम दूध लेने जाते हैं, या मान लीजिए कि हम तेल लेने जाते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ लेने जाते हैं जो तरल है, तो हम दुकानदार से बोलते हैं कि हमें इतने लीटर दे दो। यानी अगर मान लो हम दूध लेने जा रहे हैं कहीं डेयरी पे, तो हम उसको बोलते हैं दुकानदार से कि हमें 1 लीटर दूध दे दो, या 2 लीटर दूध दे दो, या 3 लीटर दूध दे दो। तो हम दूध की क्या बताते हैं, मात्रा बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग धारिता की मापन का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है ना। यानी तरल पदार्थों के लिए जो मापन होता है उसको हम धारिता का मापन कहते हैं, और जो ठोस वस्तुएं होती हैं उसका मापन जो होता है वो होता है भार का मापन। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग समय के मापन का भी उपयोग करते हैं। कहीं पर हमें जाना है तो हम देखते हैं कि हमें कितने बजे जाना है, कितने बजे पहुंचेंगे, रास्ते में कितना समय लगेगा। तो इन सब बातों को हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम उपयोग कर रहे हैं समय के मापन का। इस तरीके से हम लोग हर समय कहीं ना कहीं मापन का उपयोग कर रहे होते हैं। बिना मापन के कोई भी काम को सही तरीके से नहीं किया जा सकता। तो मापन से संबंधित बहुत सारे सवाल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमें कौन कौन से मापन को यहाँ पर पढ़ना है, सबसे पहले हम आपको उसके बारे में जानकारी दे दें। हमें सबसे पहले पढ़ना है समय का मापन। समय का मापन, हम समय के मापन को समझेंगे कि समय का मापन कैसे किया जाता है, कैसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। समय के मापन के बाद में हमें दूरी के मापन को भी पढ़ना है, दूरी का मापन। दूरी के मापन के बाद हमें भार के मापन को भी पढ़ना है, धारिता का मापन भी पढ़ना है। ये 3 मापन ऐसे हैं जिनको हम लोग एक साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि तीनों में एक समानता होती है। यदि आप लोगों ने दूरी का मापन समझ लिया, उसी के माध्यम से आप लोग भार के मापन को भी आसानी से पढ़ सकते हो, धारिता के मापन को भी आसानी से पढ़ सकते हो। यानी आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद में हम लोग क्षेत्रफल का मापन भी पढ़ेंगे, और क्षेत्रफल के मापन के बाद में हम लोग आयतन के मापन को भी समझेंगे। तो ये सारे मापन हम लोगों को कवर करना है। एक वीडियो में हम पूरे मापन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस वाले वीडियो में हम आपसे समय के मापन की चर्चा करेंगे। उसके बाद में फिर अगले वीडियो में हम आपको बाकी मापन के बारे में समझाएंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं समय का मापन। समय का मापन हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि बिना समय की जानकारी के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमें समय के मापन की आवश्यकता होती है। हमें कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे काम पर जाना है, कितने बजे लौट के आना है, हर चीज़ का हम लोग समय के हिसाब से ही काम करते हैं। यदि हम समय को देख के काम ना करें तो हमारे सारे काम जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएंगे। तो समय का मापन हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो समय के मापन के जो सवाल आते हैं परीक्षा में, उनको शुरू करें उसके पहले कुछ सामान्य जानकारियों को समझ लेते हैं।
जैसा कि आपको पता है कि समय की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है सेकंड। समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड होती है और 60 सेकंड को मिला के बनता है 1 मिनट। 60 सेकंड को मिला के 1 मिनट बनता है और 60 मिनट को मिला के बनता है 1 घंटा। ये सब जानकारी आपको है, ठीक है, इसमें कुछ नई बात नहीं है जो आप लोगों को ना हो पता, लेकिन हम यहाँ पर सारी बात आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। तो समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड होती है, सेकंड से बड़ी इकाई मिनट होती है, मिनट से बड़ी इकाई घंटा होती है, ठीक है ना। घंटे के बाद में हमारी जो इससे बड़ी इकाई आती है वो आती है दिन। तो दिन जो है वो होता है हमारा 24 घंटे का। कितने घंटे का होता है दिन हमारा? 24 घंटे का होता है। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि दिन को आप लोग 12 घंटे का नहीं मानोगे, दिन को आप लोग 24 घंटे का ही मानोगे, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। तो जब दिन की बात की जाती है तो कुछ लोग 12 घंटे समझ लेते हैं। नहीं, जब भी दिन की बात होती है तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर 24 घंटे की बात आपसे की जा रही है, ठीक है ना। इसके बाद में दिन के बाद में आता है सप्ताह या हफ्ता। उसके बाद में क्या आता है? सप्ताह आता है। और जो सप्ताह होता है वो होता है हमारा 7 दिन का। 7 दिन को मिला के एक सप्ताह बनता है। सप्ताह के बाद में आता है हमारा एक पक्ष, और जो पक्ष होता है वो होता है 15 दिन का। 15 दिन का हम लोग पक्ष मानते हैं और एक माह में 2 पक्ष होते हैं, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को याद रखना है कि एक माह में 2 पक्ष होते हैं। और पक्ष के बाद में समय की जो बड़ी इकाई होती है पक्ष के बाद में वो होती है हमारा महीना, ठीक है ना। पक्ष के बाद में आता है महीना, और जो महीना, ठीक है। और जो महीना होता है हमारा वो या तो 30 दिन का होता है या 31 दिन का होता है। लेकिन अगर हम फरवरी की बात करें तो फरवरी या तो 28 दिन की होती है फरवरी, या फरवरी हमारी 29 दिन की होती है। अब कौन से साल में फरवरी 28 दिन की होती है, कौन से साल में फरवरी 29 दिन की होती है, इसको थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। देखिए, जो वर्ष होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है सामान्य वर्ष। जो हमारा सामान्य वर्ष होता है वो होता है 365 दिन का, और जो सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है उसमें फरवरी होती है मात्र 28 दिन की। याद रखिए इस बात को। और दूसरा जो वर्ष होता है वो होता है अधिवर्ष। वो होता है अधिवर्ष। अधिवर्ष 366 दिन का होता है, और अधिवर्ष में जो फरवरी होती है वो होती है 29 दिन की। याद रखना है इस बात को आपको। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है और अधिवर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। अब कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा वर्ष हमारा सामान्य वर्ष है और कौन सा वर्ष हमारा अधिवर्ष है? तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि कोई भी साल आपके सामने दिया गया है, आप उस साल में 4 का भाग दे के देख सकते हैं। मान लीजिए कि अभी हमारा 2022 चल रहा है। अब 2022 आपका चल रहा है और आपको पता लगाना है कि ये सामान्य वर्ष है या अधिवर्ष है, तो आप 2022 में 4 का भाग दीजिए। आप 2022 में 4 का भाग देंगे तो आप देखेंगे कि 2022 में 4 का भाग पूरी तरीके से नहीं जाता है, इसमें नीचे शेष बच जाता है। तो जिस साल में 4 का भाग पूरी तरीके से ना जाए वो साल कहलाता है सामान्य वर्ष, और जिस साल में 4 का भाग पूरी तरीके से चला जाता है वो वर्ष कहलाता है हमारा अधिवर्ष। बात क्लियर समझ में आ गई ना। तो महीने के बाद में आता है हमारा साल, वो हम आपको बता चुके हैं कि 365 या 366 दिन का हमारा साल होता है। साल के बाद में आता है दशक। दशक 10 वर्ष को मिला के बनता है। जब हम दशक की बात करते हैं तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर 10 वर्षों की बात की जा रही है। दशक के बाद में आता है शताब्दी, शताब्दी या सदी। उसी को हम लोग शताब्दी भी कह सकते हैं और उसी को हम लोग सदी भी बोल सकते हैं। याद रखिए, शताब्दी या सदी एक ही होता है। यदि आपसे सदी की बात की जाती है तो सदी का मतलब भी 100 साल से होता है और शताब्दी का मतलब भी 100 साल से होता है। तो ये जो समय से संबंधित जो इकाइयां हैं छोटे से लेके बड़े तक, वो सारी हमने आपको समझा दी हैं कि सबसे छोटी इकाई सेकंड होती है, सेकंड के बाद में मिनट, मिनट के बाद में घंटा, घंटे के बाद में दिन, दिन के बाद में सप्ताह, सप्ताह के बाद में पक्ष, पक्ष के बाद में माह, माह के बाद में वर्ष, और वर्ष के बाद में हमारा आता है दशक, और दशक के बाद में आता है हमारा शताब्दी या सदी। तो ये सारी आपको बेसिक जानकारी पता होना चाहिए।
इसके बाद में अब हम आपको बताते हैं घड़ियों के बारे में, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि यदि रेलवे की घड़ी में इतना समय हुआ है तो हमारी घड़ी में कितना समय होगा, या हमारी घड़ी में इतना समय हुआ है तो रेलवे की घड़ी में कितना समय होगा। तो समय को परिवर्तन से संबंधित आपके सवाल जरूर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यही जानकारी दे देते हैं। देखो, सामान्यतः आपको दो तरह की घड़ियां देखने को मिलती हैं। एक तो वो घड़ियां होती हैं जो हम लोग घरों में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, घरों की घड़ी। हम इसको इसलिए लिख रहे हैं घरों की घड़ी क्योंकि सामान्यतः हम लोग घरों में 12 घंटे वाली घड़ी का ही प्रयोग करते हैं। तो एक तो घड़ी होती है घरों वाली घड़ी, और जो दूसरी घड़ी होती है वो होती है रेलवे वाली। दूसरी घड़ी होती है रेलवे वाली। रेलवे में आपने देखा होगा, रेलवे में जिस घड़ी का प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है 24 घंटे वाली घड़ी का। बात क्लियर समझ में आ गई ना। जो 12 घंटे वाली घड़ी होती है वो हम लोग घर में प्रयोग करते हैं, और 24 घंटे वाली घड़ी को हम लोग रेलवे डिपार्टमेंट में यानी रेलवे के अंदर प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कैसे हम अपनी टाइम को रेलवे के टाइम में परिवर्तित करें या रेलवे के टाइम को अपने टाइम में परिवर्तित करें। इसको आप लोग ध्यान से समझना। देखिए, दिन का जो परिवर्तन माना जाता है वो माना जाता है रात को 12 बजे से। रात को जब 12 बजते हैं तो हम मानते हैं कि 12 बजे के बाद में दिन का प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। तो यदि हमारी घड़ी में रात को 12 बजे हैं तो हम मानेंगे कि अब अगला दिन जो है वो प्रारंभ होने वाला है। तो रात को 12 बजे के समय को हम लोग मानते हैं AM, ठीक है। सबसे पहले AM और PM के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि AM और PM का मतलब क्या होता है। AM माना जाता है सुबह का समय, जिसको बोला जाता है पूर्वाहन। पूर्वाहन को बोला जाता है AM। याद रखिए, सुबह वाले समय को, रात को 12 बजे से दोपहर में 12 बजे तक का जो समय होता है उसको हम AM मानते हैं, यानी वो पूर्वाहन का समय होता है। और दोपहर के 12 बजे से रात को 12 बजे तक का जो समय होता है वो कहलाता है अपराह्न, ठीक है ना, वो कहलाता है अपराह्न। याद रखिए इसको, ठीक है। तो सुबह रात को 12 बजे से दिन को 12 बजे तक का समय पूर्वाहन कहलाएगा, और दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का समय कहलाएगा अपराह्न यानी कि PM। इस बात को आपको याद रखना है। तो दिन का जो प्रारंभ माना जाता है वो माना जाता है रात को 12 बजे से। जैसे ही रात को 12 बजते हैं तो हम मानते हैं अगला दिन प्रारंभ हो चुका। तो हमारी घड़ी में रात को 12 बजते हैं, और रेलवे की घड़ी में AM PM नहीं लगाया जाता है। 24 घंटे की घड़ी में कहीं पर भी AM PM नहीं लगाते। तो रेलवे की घड़ी में उसी समय माना जाता है 0 आवर। क्या माना जाता है? 0 आवर माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में 12 के बाद में आता है 1। हमारी घड़ी में 1 बजता है। तो जब हमारी घड़ी में 1 बजता है तो रेलवे वाली घड़ी में भी 0 के बाद में 1 आपका बजता है, ठीक है ना। उसमें हम आवर लिख सकते हैं, AM PM यहाँ पर हमें नहीं लगाना है। 1 के बाद में हमारी घड़ी में 2 का समय होगा, 2 AM का यानी पूर्वाहन का समय होगा। तो रेलवे की घड़ी में भी 2 बजे होंगे। ये आपका 12 बजे तक चलेगा। दोपहर में 12 बजे का जो समय होगा उसमें हम लोग PM लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक के समय में हम लोग PM लगाते हैं, ठीक है ना। तो दोपहर के 12 बजे का जो समय होगा तो रेलवे में भी 12 बजे का समय होगा, ठीक है ना। यहाँ पर रेलवे में भी 12 बजे होंगे। अब दोपहर के 12 बजे के बाद में हमारी घड़ी में फिर से 1 बजेगा। तो दोपहर में जो 1 बजेगा उसमें हम लोग लगाएंगे PM, ठीक है। लेकिन रेलवे वाली घड़ी में 12 के बाद में कितना बजेगा? 13 बजेगा। हमारी घड़ी में बजेगा 2 PM का समय होगा, 2 अपराह्न का समय होगा। तो रेलवे वाली घड़ी में समय होगा हमारा 14 का, ठीक है। इस तरीके से ये प्रक्रिया आपकी 12 बजे तक चलेगी, रात को 12 बजे तक। फिर से वही क्रिया चालू हो जाएगी, रात को 12 AM चालू हो जाएगा, और रेलवे वाली घड़ी में फिर से हम लोग 0 आवर से दिन की शुरुआत करेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से चलता है। अब समय को परिवर्तित कैसे किया जाता है इस बात को आप लोग समझिए। मान लीजिए कि आपका एक प्रश्न आ गया कि हमारी घड़ी में सुबह का समय है 8:50 का। 8:50 का सुबह का समय है। तो बताइए उसी समय रेलवे वाली घड़ी में क्या समय होगा? तो आप लोगों को याद रखना है कि दोपहर तक का समय यानी 12 बजे से ऊपर वाला समय जो होता है वो हमारा समय और रेलवे का समय दोनों बराबर चलते हैं। उसमें आपको कुछ भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है।
यानी कि अगर हमारी घड़ी में 8:50 का समय है सुबह वाला, तो रेलवे की घड़ी में जो समय होगा वो भी 8:50 का समय होगा। बस आपको उसमें AM PM लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा बताओगे कि रेलवे की घड़ी में समय होगा 8:50 का। बात क्लियर समझ में आ गई ना। लेकिन यदि हम ऐसा बोलें कि हमारी घड़ी में समय है 8:50 और यदि हम AM की जगह यहाँ पर PM बोलें, AM ना बोलकर हम क्या बोलें, PM का समय है यानी रात का समय है, ठीक है, तो रेलवे वाली घड़ी में क्या समय होगा। तो आपको बता दें कि जब भी हमारी घड़ी में PM वाला समय दिया जाए और यदि आपको उस समय को रेलवे वाले समय में परिवर्तित करना है तो आपको अपने समय में 12 को जोड़ देना है। कितने जोड़ना है आपको, 12 जोड़ देना है। तो यहाँ पर 8:50 जो दिया गया है इसमें आप लोग 12 जोड़ दीजिए। और 12 को जोड़ते समय एक बात याद रखिए कि 12 को आपको घंटों में जोड़ना है। ये 8 क्या है, घंटे, और ये 50 क्या है, आपके मिनट। तो जब भी आप 12 को जोड़ो तो इसको आपको हमेशा घंटे के साथ ही जोड़ना है, आपको मिनट के साथ नहीं जोड़ना है। अगर आप मिनट के साथ जोड़ देते हो तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा, याद रखिए इस बात को। अब ये जो 50 मिनट है, 50 मिनट को आप जो कहते हो लिख दीजिए, क्योंकि इसमें नीचे कोई संख्या है नहीं। उसके बाद में 12 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो रेलवे वाली घड़ी में कितना समय होगा, 20:50 का समय होगा। यानी जब हमारी घड़ी में रात को 8:50 का समय होगा, उसी समय रेलवे वाली घड़ी में समय होगा 20:50। तो याद रखना है, यदि AM वाला समय है तो हमारा समय और रेलवे का समय दोनों समान चलते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए PM वाला समय दिया गया है और यदि आपको उसको रेलवे वाले समय में परिवर्तित करना है तो आपको उस समय में 12 जोड़ देना है। बात क्लियर समझ में आ गई। AM वाले समय में यानी पूर्वाहन वाले समय में आपको कुछ भी नहीं जोड़ना है, लेकिन PM वाले समय में आपको 12 जोड़ देना है, तो आपका रेलवे वाला समय आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा इसको उल्टा करके भी देखते हैं, थोड़ा सा रेलवे वाले समय को अपने समय में भी परिवर्तित करके देखते हैं। मान लीजिए आपका एक प्रश्न आ गया कि रेलवे की घड़ी में समय हुआ है 11:45 का। आपका ऐसा प्रश्न आ गया कि यदि रेलवे वाली घड़ी में 11:45 का समय हुआ है तो बताइए हमारी घड़ी में क्या समय होगा। तो आपको याद रखना है कि यदि रेलवे वाली घड़ी का समय दिया गया है और यदि वो 12 तक का समय दिया गया है या 12 से कम समय दिया गया है तो आपको उसमें कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वही समय हमारी घड़ी में भी होगा। तो हमारी घड़ी में भी समय कितना होगा, 11:45 का ही समय होगा। और जो समय 12 बजे से पहले का होता है उसमें हमेशा लगाया जाता है AM। कितना क्या लगाओगे आप लोग, AM लगाओगे। तो हमारी घड़ी में समय होगा 11:45 AM। इसको आप पूर्वाहन भी लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, पूर्वाहन भी आप इसको लिख सकते हैं। या तो आप पूर्वाहन लिख दीजिए या फिर आप इसमें AM लगा दीजिए, दोनों बातों का एक ही मतलब होता है। क्लियर है ना। अब एक और हम आपको उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपका प्रश्न आ गया कि यदि रेलवे की घड़ी में समय है 23:18 का, 23:18 का समय है, तो बताइए हमारी घड़ी में क्या समय होगा। अब आप देखिए यहाँ पर जो रेलवे वाला समय दिया गया है वो 12 से ज्यादा है। क्या है, 12 से ज्यादा है। और जब 12 से ज्यादा समय दिया जाए तो आपको उसमें से 12 घटा देना है। तो आप क्या करेंगे, 23 में से 12 को घटा देंगे। और 23 में से जब आप 12 को घटा देंगे, देखिए अब 18 के नीचे 12 नहीं लिखना। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, घंटे के नीचे ही घंटा लिखा जाता है। तो 23 के नीचे ही हम 12 लिखेंगे, 18 के नीचे हमें 12 नहीं लिखना है। तो 18 को तो आप जो कहते हो लिख दीजिए। और यहाँ पर हम लोग 23 में से 12 को घटाएंगे, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, यानी कि 11:18 का समय होगा। और हम इसमें क्या लगाएंगे, हम इसमें लगाएंगे PM, क्योंकि 12 बजे से ज़्यादा का समय है। जब 12 बजे से ज़्यादा का समय होता है तो उसमें हमें PM लगाना चाहिए। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से हमारे समय को रेलवे के समय में परिवर्तित कर सकते हो और रेलवे वाले समय को हमारे समय में भी परिवर्तित कर सकते हो। इस वाले वीडियो को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचते हैं। अगले वाले वीडियो में हम आपको समय के मापन से संबंधित जो और सवाल आते हैं वो हम आपको बताएंगे, और जो बाकी के मापन हैं उसको भी हम आपको अगले वीडियो में ही समझाएंगे। निश्चित तौर पे ये वाला वीडियो बहुत उपयोगी रहा होगा आपके लिए,
क्योंकि इस तरीके के प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे जो टीचिंग संबंधी जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि MP TET हो गया या UP TET हो गया या राजस्थान बिहार TET हो गया, ये जो सेंट्रल की जो परीक्षाएं होती हैं TET की, उसमें इस तरीके के प्रश्न आते हैं। और भी कई परीक्षाएं होती हैं जिसमें इस तरीके के प्रश्न आते हैं कि अपने समय को रेलवे के समय में परिवर्तित करो, है ना, या रेलवे के समय को अपने समय में परिवर्तित करो। तो इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगले वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।